हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इंडियन इकॉनमी भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ लेट ज्वाइन किया है ग्रुप को, वह भी पिछले वीडियो देख लें। उन वीडियोज़ में मैंने बताया है कि इकोनॉमिक्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडियन इकॉनमी। और इंडियन इकॉनमी पेपर के सिलेबस में ए सेक्शन जो है उसको हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम शुरू के 2-3 टॉपिक कर चुके हैं। आज हम ए सेक्शन में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान व महत्व, एग्रीकल्चर, रोल एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकॉनमी। भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है। हालांकि नियोजित विकास में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश काफ़ी घटता जा रहा है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में अंश, रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि उद्योग संबंध, निर्धनता उन्मूलन, आम आदमी के पोषण के स्तर, सामान्य जीवन स्तर में सुधार, मुद्रास्फीति पर रोक में कृषि का महत्व उल्लेखनीय है। इसमें पहला बिंदु है कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान। 2017-18 में सकल मूल्य संवर्धन GVA में कृषि व सहायक क्रियाओं का अंश 14.9% रहा था। इसमें फसलों का अंश 8.7%, पशुधन का 4.1%, वानिकी व लट्ठे बनाने का 1.2% तथा मछली पालन का 0.9% रहा था। जैसा कि आप ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में देख चुके हैं, कृषि के साथ प्राथमिक क्षेत्र में हम अन्य सहायक क्रियाओं को भी जोड़ते हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में GDP का अंश काफ़ी नीचा पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर तुलना करने पर 210 में इटली में 2% और संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि का GDP में अंश केवल 1% पाया गया, जो काफ़ी नीचा था। दूसरा बिंदु है कृषि का रोजगार की दृष्टि से महत्व। 2011 में भारत में कृषकों व खेतीहर मजदूरों का कुल श्रमिकों में अनुपात 54.6% रहा है। 2001 में कृषि में संलग्न श्रमिकों का अनुपात कुल श्रमिकों में 58.2% था, जो बहुत ऊंचा था। 1991 में भी ये काफ़ी ऊंचा था। हालांकि 2001 में ये पहले से कुछ कम हुआ, फिर भी लगभग 58% श्रमिकों का जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि का महत्व सहायक क्रियाओं में रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, लकड़ी काटने, कृषिगत पदार्थों की प्रोसेसिंग के कार्य, जैसे फल सब्जियों को डिब्बों में बंद करके बिक्री हेतु तैयार करना, तेल निकालना, कॉटन व जिनिंग, प्रेसिंग आदि। इससे अल्प रोजगार की समस्या को हल करने में मदद मिलती है तथा कृषकों की आमदनी बढ़ती है। कृषि प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूप से रोजगार प्रदान करती है। भविष्य में गहन कृषि का उपयोग करके तथा सूखी खेती की नई विधियों को अपनाकर कृषि में अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। कृषि व पशुपालन का साथ साथ विकास करने की प्रक्रिया को मिश्रित खेती कहलाती है। इसकी भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत में योजना काल में कृषि का अंश रोजगार में ऊंचा बना रहा, जबकि राष्ट्रीय आय में इसका अंश काफ़ी घट गया है, जिसके फलस्वरूप कृषि में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। यह एक चिंता का विषय है। भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान। 2017-18 में कुल निर्यातों में कृषिगत व सहायक पदार्थों का अंश 12.7% रहा था। कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश द्वारा कृषिगत पदार्थों का निर्यात व आयात दोनों किए जाते हैं। भारत से चाय, कॉफ़ी, चावल, कपास, तंबाकू, काजू, मसाले, खली, फल व सब्जियां, प्रोसेस किए गए फल व फूलों का रस, सामुद्रिक पदार्थ, चीनी और इससे बने पदार्थ, मांस व उससे बने पदार्थों का निर्यात किया जाता है। यह जो 2017-18 में कुल कृषि निर्यातों में कृषिगत व सहायक पदार्थों का अंश 12.7% था। यह 2010-11 में 9.7% था। भारत विदेशों से कई प्रकार के कृषिगत पदार्थ आयात भी करता है, जैसे आवश्यकता अनुसार अनाज व अनाज से बनी वस्तुएं, दालें, वनस्पति तेल व चीनी। भारत विशेषतः खाद्य तेलों के आयातों पर निर्भर करता है। 2017-18 में भारत के खाद्य व सहायक उत्पादों के आयातों का कुल राष्ट्रीय आयातों में 4.4% अंश रहा, जो काफ़ी अधिक है। हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करी, परंतु दलहन और तिलहन में अभी भी उत्पादन कम होता है। अतः कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले वर्षों में देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसे और आगे जारी रखना होगा, ताकि खाद्य तेलों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर अनाज व दालों के आयातों को कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाकर देश में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सकता है। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने से आयात कम होंगे। भारत कृषिगत पदार्थ का उत्पादन बढ़ाकर उसका निर्यात में वृद्धि कर सकता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। देश में गेहूं और चावल की पैदावार अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार इसका निर्यात भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है कृषि व उद्योगों के बीच संबंध, लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। भारत में कृषि व उद्योगों के बीच अनेक कड़ियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट है उत्पादन कड़ियाँ, प्रोडक्शन लिंकेजेस। कृषि व उद्योग में परस्पर निर्भरता से उत्पादन की कड़ियाँ स्थापित होती हैं। जैसे कृषि की तरफ से कृषि आधारित उद्योगों को कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि सप्लाई किए जाते हैं। दूसरी तरफ उद्योगों से कृषि को उर्वरक, मशीनी औजार, विद्युत आदि प्रदान किए जाते हैं। भारत के परंपरागत उद्योग चीनी, सूती वस्त्र, पटसन और तंबाकू आदि कृषि पर आधारित है। आजकल उद्योगों द्वारा जोड़े गए मूल्य में इन परंपरागत उद्योगों का महत्व घट रहा है और नए उद्योगों का महत्व बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में तिलहन के विकास से खाद्य तेल के उद्योगों का विस्तार हुआ है। भारत में कृषि की तरफ से उद्योगों की तरफ माल का प्रवाह उद्योगों से कृषि की तरफ होने वाले माल के प्रवाह की तुलना में अधिक हुआ है। कृषि तो उद्योगों को कपास, गन्ना, तिलहन, पटसन, तंबाकू आदि की सप्लाई काफ़ी मात्रा में करती है, लेकिन उद्योगों की तरफ से कृषि की ओर उर्वरक, बिजली, डीजल, ट्यूबवेल आदि का व्यापक मात्रा में अभी प्रसार नहीं हो रहा है। भविष्य में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए इस प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए। मांग की कड़ियाँ, डिमांड लिंकेजेस। शहरी आमदनी व औद्योगिकरण से खाद्यान्नों व कृषिगत कच्चे माल की मांग बढ़ती है। कृषिगत आमदनी के बढ़ने से कारखानों में बनी उपभोग्य वस्तुएं जैसे वस्त्र, जूते, चीनी, खाद्य तेलों आदि की मांग देहातों में काफ़ी बढ़ती है। भारत विश्व का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। जब व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में होती हैं, अर्थात कृषिगत मूल्य औद्योगिक मूल्यों की तुलना में ज़्यादा तेज गति से बढ़ते हैं, तो कृषकों को लाभ होता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खाद्यान्नों के ऊंचे भावों के कारण लोगों के पास अन्य वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति कम हो जाती है। और जब कृषिगत मूल्य औद्योगिक मूल्यों की तुलना में कम बढ़ते हैं, अर्थात व्यापार की शर्तें कृषि के विपक्ष में हो जाती हैं, तो कृषकों को हानि होती है और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को लाभ होता है। बचत व निवेश की कड़ियाँ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस। कृषिगत क्षेत्र का प्रभाव निजी बचतों के अलावा सार्वजनिक बचतों पर भी पड़ता है। यदि खाद्यान्नों के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो सरकार को अपने कर्मचारियों को महंगाई का भत्ता बढ़ाना पड़ता है। इससे सरकारी व्यय बढ़ जाता है और सार्वजनिक बचतें कम हो जाती हैं। खाद्यान्नों के मूल्यों में अत्यधिक रूप से बढ़ने से निजी क्षेत्र के निगमित निवेश पर भी प्रभाव पड़ता है। उनको ऊंची मजदूरी मजदूरों को देनी पड़ती है, जिससे उनका मुनाफा घट जाता है। इस प्रकार गैर खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्यों में ज़्यादा बढ़ने से कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है, जिससे लागत जन्य मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। अतः कृषिगत पदार्थों के भाव ज़्यादा बढ़ने से ग्रामीण बचतें बढ़ती हैं, लेकिन शहरी बचतें घट जाती हैं। कृषि का निर्धनता उन्मूलन में योगदान। भारत में कृषि उत्पादन के बढ़ने से प्रभाव गरीबी को कम करने के रूप में भी देखा जाता है। गरीबी का विचार कैलोरी से जुड़ा हुआ है, अतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ने से ही इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है, जिससे गरीबी कम होती है। देहातों में गरीबी दूर करने के लिए कृषिगत उत्पादन बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोटी और रोजी की समस्या का समाधान कृषि विकास पर ही निर्भर है। सामान्य जीवन स्तर में सुधार व मुद्रास्फीति नियंत्रण स्थापित करने के लिए कृषिगत विकास आवश्यक है। भारत में विकास की कुंजी कृषि के हाथ में ही मानी गई है। खाद्यान्नों, फल सब्जी, तिलहन, गन्ना आदि की पैदावार बढ़ाकर ही आम आदमी का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृषिगत पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, ताकि उसको अनाज, दालें, खाद्य तेल, चीनी, गुड़ आदि वस्तु अधिक मात्रा में उचित मूल्य पर मिल सकें। और कृषिगत उत्पादन घटने से मुद्रास्फीति के दबाव बढ़ने लगते हैं। हाल ही के वर्षों में खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ा है। अतः उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न, खाद्य तेल मिलना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, और सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुचारू बनाए रखती है। भारत को तीव्र एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषिगत व ग्रामीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। उसके बिना समाज के सभी वर्गों और सभी समुदायों को आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नहीं पहुंचाया जा सकता है। अतः कृषिगत विकास समग्र विकास का स्तंभ व प्रेरक माना जा सकता है। तभी सभी बजट में कृषि को विशेष ध्यान दिया जाता है। किसानों की आमदनी को दुगना करने का मुद्दा, द इशू ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। केंद्र की सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत में किसानों की समस्या पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कृषकों द्वारा आत्महत्या करने के समाचार अखबारों में आते रहते हैं। ग्रामीण संकट पर भी काफ़ी चर्चा रहती है। इन समस्याओं के निवारण के लिए भारी संख्या में किसान अपने सरकार के सामने प्रदर्शन इत्यादि भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का संकल्प व्यक्त किया है। इससे ग्रामीण भारत में खुशहाली आएगी और देश के अन्नदाता को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। किसानों की वर्तमान आमदनी क्या है और इसे किस प्रकार दुगना किया जा सकता है? नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशी सर्वेक्षण के अनुसार 2015-16 में एक औसत भारतीय किसान की मासिक आमदनी 8,931 रुपये आंकी गई। प्रत्येक राज्य में इसमें अंतर पाया जा सकता है। इसे 2022-23 तक वास्तविक रूप से दुगना करने के लिए प्रतिवर्ष कृषि की वृद्धि दर 10.4% होनी चाहिए, जो अभी तक 3.7% के समीप है। अतः विशेषज्ञों के अनुसार किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए भारत की विकास दर जो 7.2% हो, उसे 20% के लगभग करना होगा। जबकि आप सभी जानते हैं कि 2020 का वर्ष जब आरंभ हुआ था, बजट पेश हुआ था, तब तक स्थितियाँ सामान्य थी, परंतु अचानक विश्व में कोरोना की महामारी आने के कारण आर्थिक क्रियाएं बंद हो गई। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। ऐसे में पहले उसकी भरपाई करना आवश्यक है। हो सकता है इस वर्ष, हमारे वित्तीय वर्ष में, हमारी विकास की दर नेगेटिव या ज़ीरो भी रह सकती है। किसानों की आमदनी को दुगना करने के उपाय: कृषि को नियंत्रणों से मुक्त किया जाना चाहिए। ताकि कृषि की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ECA समाप्त किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार व्यापारियों द्वारा माल के संग्रहण पर रोक लगती है और व्यापार पर कई प्रकार के अनावश्यक नियंत्रण हो जाता है। कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि किसान अपने माल अपनी इच्छा अनुसार बेचकर अधिक आय प्राप्त कर सकें। सरकार ने 2020 में 3 किसान बिल पेश किए हैं, जिसके बारे में अखबार में लगातार समाचार आ रहे हैं और लेख आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा अध्ययन करने के लिए आप जो भी अर्थव्यवस्था में चेंजेस आ रहे हैं, उनका अध्ययन करते रहें। कृषि विपणन व्यवस्था को विकसित करने के लिए ENAM इलेक्ट्रिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग का विकास किया जाना चाहिए, ताकि मंडियों के परस्पर जुड़ाव से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत से 50% अधिक निर्धारित करने चाहिए और उस पर सरकार द्वारा खरीद की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। किसानों को वर्ष में 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। फूड और फर्टिलाइज़र ईंधन पर सब्सिडी कम करके कृषिगत विकास में निवेश बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सिंचाई, सड़क व विद्युत तथा कृषिगत रिसर्च का समुचित विकास करके आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को सस्ती दर पर खाद, बीज, फसली ऋण उपलब्ध करवाने चाहिए। उनकी लागत कम करके मुनाफा बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा फसल बीमा का बेहतर ढंग से संचालन करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मॉनसून पर उनकी निर्भरता कम की जा सकती है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आय सहायता के रूप में लाभ होगा। इस प्रकार अनेक प्रयास करके सरकार को आमदनी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।